मुद्दों को लेकर के आप चुनाव में उतर रहे हैं। सिकंदर सुखू ने फ्रंट फुट पर जो एक खेल खेला। यदि मोदी जी आने हैं तो फिर विनोद सुल्तानपुरी जी को जितवा कर क्या फायदा। हमारी बहादुर सेना है। अग्निवीर को लेकर कांग्रेस भाजपा को खूब जकड़ने की कोशिश कर रही है। ये इट इज नॉट एट ऑल गुड। पीओके हमारा है और ये हर हाल में हम लेकर के रहेंगे। ये इन्होंने सब चीजों को मजाक बना रखा है। आप इस चीज को किस तरह से देखते? मणिपुर में ऐसे किया, इन्होंने गोवा में ऐसे किया, इन्होंने मध्य भारत में ऐसे किया, इन्होंने छत्तीसगढ़ में किया, इन्होंने राजस्थान में किया। माहौल बीजेपी की तरफ बन गया है। 5 जून के बाद सब लोगों के अकाउंट में 1500 महिलाओं के जाएंगे। बड़ा एक आरोप लगा है घोटाले का कांग्रेस सरकार पर। अपनी आत्मा को भी धोखा दिया है। हम 10 की 10 गारंटी पूरा करने का हिम्मत रखते हैं। नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज ठाकुर। हिमाचल प्रदेश में धीरे धीरे सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। जैसे वोटिंग का दिन नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे जनता की दिलों की धड़कनें और नेताओं की दिलों की धड़कनें बढ़ने लगी है। इस पूरे कड़ी में आज हम खास बातचीत करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिनके पास बहुत से मंत्रालय हैं, जिनके पास बहुत सा एक्सपीरियंस है। ये पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं, पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, फिलहाल में भी मंत्री है और सोलन सदर के विधायक हैं। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर कर्नल धनराम शांडिल्य की। सर, आपका लाइफ टाइम स्ट्रीम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सर, बहुत सारे सवाल इस समय जहन में हैं और जिस तरह से सियासी माहौल है उस घटनाक्रम में कुछ तो ऐसे विषय है जो इस समय पर बड़े मुद्दे बने हुए हैं और वो आपसे भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। चाहे वो हम अग्निवीरों की बात करें या फिर अन्य विषयों की बात करें, इन सभी पर डिटेल्ड बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप विनोद सुल्तानपुरी जी के लिए डटे हुए हैं और खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जनता का कैसा रिएक्शन मिल रहा है? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है जी। हमारे विनोद सुल्तानपुरी जी एक युवा नेता हैं जी। उनके अंदर काम करने की लगन भी है, काम करने की क्षमता भी है और मैं समझता हूँ इसी प्रकार से जो सेवा भावना होनी चाहिए जो जनहित में, वो भी उनके अंदर विद्यमान है। आफ्टर ऑल उनके पिताजी भी हमारे 6 बार सांसद रह चुके हैं जी। और वैसे भी वो बेशक खुद भी बड़े संघर्ष से आए हैं, पहली बार हमारे विधायक बने हैं, परंतु जो कर्मशील होते हैं और जिनको काम में आगे काम करने के लिए चाहते हैं काम करना, मैं समझता हूँ इस प्रकार का ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जो निर्णय लिया वो स्वागत योग्य है और वो मैं समझता हूँ जो लोगों का समर्थन जुटा रहे हैं वो देखने योग्य है। और जो मैं ग्राउंड में देख रहा हूँ, तो हम तो रोज ही बाहर होते हैं, मेरा मानना है कि वो इज ऑन द राइट ट्रैक। सर, आप भी इस क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं और आपका भी इस चीज़ को लेकर के काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो क्या आप विनोद सुल्तानपुरी जी को कुछ जीत का मंत्र दे रहे हैं, कुछ सलाहें दे रहे हैं कि ऐसे कीजिए, इस तरह से चीज़ें रखिए? बिल्कुल, मैंने तो उन्हें यही बताया कि सबसे बड़ी चीज़ होती है जो लोगों के साथ समस्याओं को जानना, उनके क्षेत्र की समस्याओं को स्वयं जानना, उनके साथ बातचीत करना, वहाँ की जो स्थानीय समस्या है उनको जब तक हम ऑन द ग्राउंड नहीं जाएंगे तब तक कभी भी उसका आप निराकरण नहीं कर सकते। और जो समाधान ढूंढने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि लोगों से संवाद। तो मैंने उन्हें कहा है कि अभी से लेकर जब परमात्मा करे आप हमारे इसकी कृपा से आप राष्ट्र की सबसे बड़ी पंचायत में जाएं और ये भी एक अच्छा अनुभव आपको होगा, परंतु सबसे बड़ी बात है कि जब समय मिले तो अपने क्षेत्र में क्षेत्र बांट के, क्षेत्र बहुत बड़ा है, शिमला जिला बहुत बड़ा है, सोलन भी काफ़ी बड़ा है और सिरमौर भी, इनमें जाने के लिए सब ऐसे बांटना पड़ता है अपने समय को कि कुछ पहले एक इलाका कर लिया फिर दूसरा, फिर इसी प्रकार से पैसों को भी ऐसे ही बांटना चाहिए, लोगों की समस्याएं देखकर उनकी इम्पोर्टेंस दान करके किसकी कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर मैं समझता हूँ कि अगर आपका स्वास्थ्य केंद्र का कोई कमरा नहीं बन सका उसको तो जल्दी पूरा करना चाहिए। इसी प्रकार से स्कूल की और कोई रास्ते सबको ही ऐसे तो प्राथमिकता देनी होती, परंतु जब आप समय खुद जाएंगे और देखेंगे वहाँ का, तब आपको समझ में आएगी कि किसको प्राथमिकता देनी। तो पहली बात मैंने यही बताई कि ग्राउंड जो वर्क है उसमें हमेशा आगे रहें, अग्रणी बने रहें। जी सर, किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव में उतर रहे हैं? क्या ऐसी बातें हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको देखकर जनता कांग्रेस पार्टी को वोट दे? क्या ऐसे मुद्दे हैं? ये एक बहुत
बहुत ही महत्वपूर्ण और मैं समझता हूँ एक आज के बारे में रेलेवेंट क्वेश्चन जो आपने पूछा है। जी। मेरा मानना है कि हमारे पास लगभग 1 साल 4 महीने या जो भी समय हमने बिताया है जी। वो रहा तो एक बड़ा घटना से भरा, दुनिया भर की इवेंट्स आई, हमारे पास जल प्रलय जैसी त्रासदी भी आई, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फ्रंट फुट पर जो एक खेल खेला है, फ्रंट फुट पर रहने की जो उनकी एक ललक थी, वो उससे सबसे अच्छे परिणाम उससे निकले हैं। हम सब लोगों को बांटा गया, हमने क्षेत्र की समस्याएं देखी, और साथ ही साथ जो कैबिनेट के फैसले थे, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया था कि हम लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, तो ओपीएस से देना सबसे महत्वपूर्ण था, और पहली ही बैठक में हमने दिया एज ए कैबिनेट। उसका बड़ा सीधा फायदा लोगों को मिला है। मैंने बहुत लोगों से इसके बारे में बात की है कि कहाँ तो उनको 2-2.5 हज़ार या 3 या 4 हज़ार तक की ही पेंशन वेरियस रैंक्स और ग्रेड्स को मिलनी थी, और कहाँ उनको 34,500 से आगे की मिलेगी। तो एक बहुत बड़ा लोगों में उत्साह इसके बारे में देखने को मिला। तो ये भी एक सबसे बड़ी बात है कि हमने जो पहली कैबिनेट मीटिंग में फैसला किया, ये हमारी कांग्रेस की मैं समझता हूँ सबसे बड़ी एक प्रकार से परीक्षा भी हुई, और ये एक प्रकार से हमारे पास अच्छे शस्त्र की तरह भी आया जिससे हम ग्राउंड में जा रहे हैं। इसके अलावा भी 100-1500 रुपये का देना, हालांकि बीच में व्यवधान पड़ा, थोड़ा सा एकदम कोड ऑफ कंडक्ट आ गया, जो तो स्वयं हम गए थे, मैं माननीय मुख्यमंत्री के साथ खुद गया था, और हमने लाहौल एंड स्पीति से शुरू किया, इससे पहले भी शुरू कर दिया था। 1500 रुपये, बीच में थोड़ा सा जयराम जी और इनके कुछ मंत्री उसमें गए, अपने इलेक्शन कमीशन में गए, और इनका ये था कि शायद इन्होंने इन दिनों में जबकि मॉडल कोड कर दो, तो मैंने कहा भाई मैंने तो खुद ये ड्राफ्ट आउट किया है, ये अधिसूचना तो काफ़ी दिन पहले दे दी जा चुकी है, ये तो एक ऑनगोइंग काम है और इसको चलने दो। इन एनी केस अगर वो व्यवधान भी पड़े तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि कल साहब इसमें ऐसे करेंगे, 2 महीने का इकट्ठा दे देंगे, फर्स्ट वीक ऑफ जून में आप इन्हें 2 महीने का दे दें, जैसे 3,000 जिनका बनेगा। तो हमने वो भी एक प्रकार से फाइनेंस को बता दिया। बाकी आपने देखा स्टार्टअप फंड है 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड से लोगों को, हमारे बेरोजगार युवाओं को काम मिलने की पूरी संभावना है। इसी प्रकार से हमने देखो इंग्लिश मीडियम में स्कूल में शुरू कर दी अंग्रेजी पहली क्लास से, ये भी एक बहुत अच्छा फैसला है। और मैं समझता हूँ जो भी हमारी और आगे के लिए हमारे पास जो चीज़ें हमारी रह चुकी हैं उनमें भी हम पूरा काम करेंगे, और आप देखेंगे कि जो कांग्रेस की गारंटियां हैं उनमें से हम 10 की 10 गारंटी पूरा करने का हिम्मत रखते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मैं समझता हूं कि इसके बावजूद कि हमारे पे कुछ एक, आप सब जानते हैं, कुछ एक ऐसी अवांछनीय घटनाएं भी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, उसका भी मुकाबला किया गया और मुकाबला कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण आशा है कि आप भी देखेंगे कि जिस प्रकार से चुने प्रतिनिधियों ने एक प्रकार से अपनी आत्मा को भी धोखा दिया है और दूसरी तरफ चले गए हैं, उसका भी मुकाबला हमने डट के किया है। और मुझे पूर्ण आशा है आप देखेंगे इन सब के जो परिणाम होंगे वो अच्छे होंगे। इसलिए जो कांग्रेस का आज सबसे बड़ा शस्त्र हुआ है विकास का, और कांग्रेस का दूसरा नाम ही विकास है, और विकास की जितनी योजनाएं उनमें किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। आपने देखा 1,30,000 नॉर्मल होता था जो हमारी गाइडलाइन थे, उसको कैबिनेट के फैसले से 7 लाख किया गया, ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा 4,500 का पैकेज दे देना, ऐसी राहत पैकेज देना ऐसे समय में जबकि हमें सचमुच केंद्र से कोई एडिशनल हेल्प नहीं मिली। मुझे दुख ये भी होता है कि कम से कम हाउस में खड़े होकर ही हमारे साथ एक प्रकार से लिप सिंपैथी बताते कि भी हम भी आपके साथ हैं, वो खड़े भी नहीं, वो वॉकआउट ही कर गए। तो ये भी एक थोड़ी सी ऐसी चीज़ें थी कि जिसका हमने डट कर मुकाबला किया, और अकेले ही रहते रहते हम समझते हैं कि इसके बावजूद कि हमें कोई केंद्र से पूरी सहायता नहीं मिली। मोदी जी कह रहे हैं सर कि जो मैंने पैसा दिया, केंद्र से हमने पैसा दिया, उसकी बंदर बांट हुई है और उसकी मैं जांच करवाऊंगा। तो बड़ा एक आरोप लगा है घोटाले का कांग्रेस सरकार पर, इसको आप किस तरह से देखते हैं, जो जितना भी पैसा केंद्र की तरफ से आया है? माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं, पर मेरा मानना है कि कभी कभी माननीय मोदी जी ऐसी स्पीच सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इस प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं जो तर्क से बड़े दूर हैं। बंदरबांट तो तब हो यदि कोई कुछ चीज़ मिली हो, ये तो देखा जा सकता है, तो इज ऑन रिकॉर्ड कि किस चीज़ की बंदरबांट। जहाँ तक योजनाएं हैं, जो केंद्र की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को सिर्फ आप ऐसे समय पे
कभी वो नहीं मान सकते कि आपने राष्ट्रीय आपदा घोषित क्यों की, राष्ट्रीय आपदा क्यों अनाउंस नहीं की। मैं तो सच कहता हूँ, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का मतलब था जैसे उन्होंने दूसरे क्षेत्रों में की, इसमें हमारा साथ का उत्तराखंड भी शामिल है, तो राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से हमें सहायता अच्छी मिल जाती। और फिर इसके जो मान होते हैं, इनके जो सर्वमानक जो मापदंड होते हैं वो बदल जाते हैं। वो हमारा कहने का मतलब सिर्फ ये कहना कि हमारी योजनाएं चली हुई है, हमारी, मैं भी जो मैं हेल्थ में जानता हूँ कि हमारी हिम केयर कौन सी योजना है और हमारी जो केंद्रीय योजनाएं हैं वो अलग हैं, मैं जानता हूँ। उन योजनाओं को आप सहायता के रूप में नहीं देख सकते, वो तो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं। सहायता वो होती है, मैं तो कहता हूँ मोदी जी शुड हैव अनाउंस 1000 करोड़ ऑन द वेरी फर्स्ट डे कि मेरा लगाव है। 10 साल मैंने भी देखा उनको एज महासचिव, नो डाउट, तो उनको चाहिए था बोलना कि 1000 करोड़ स्टेट वे गिवन, तब लोगों के दिलों में एक अलग से जगह पैदा होती है। और ऐसा ही किया जाता है जब कोई ऐसी बात हो। तो बंदरबांट तो था वो, अगर बांटने को कुछ भी हो तो उन्होंने गलत स्टेटमेंट दी है, वो तो किसी भी प्रकार से तथ्यपूर्ण नहीं है। हमारे को अपने आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय के, मैं तो समझता हूँ कि एक वीरता के कारण और अपने बहादुर से डटे रहने के कारण जितने काम आपने देखे, चाहे उन जितने हमारे फंसे हुए लोग थे उनको निकालना, चाहे लोगों को सुविधाएं प्रदान करना, चाहे उसके बाद लोगों को देखो, इतना मैंने आपको बताया कि 4500 करोड़ को अपने ही साधनों से देना और 7 लाख घर का बनाना, इटसेल्फ बहुत बड़ी ऐतिहासिक चीज़ है और इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है। और आप देखेंगे इन्हीं के कारण हमारे लोगों की, मेरा अपना मानना है, मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो लोगों के मन पर जो प्रभाव है, हेल्प ना करना और अकेले खड़े हो जाना, इसका अच्छा असर नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि किसी का घर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इन्होंने तो मणिपुर में ऐसे किया, इन्होंने गोवा में ऐसे किया, इन्होंने मध्य भारत में ऐसे किया, इन्होंने छत्तीसगढ़ में किया, इन्होंने राजस्थान में किया, और यही इन्होंने टेक्नोलॉजी और यही सॉर्ट ऑफ टैक्टिक्स यहाँ अपनाना चाहते थे, जिसमें बुरी तरह से असफल रहे हैं और अभी भी रहेंगे। तो मेरा मानना है कि हमारे पास बहुत अच्छा मोक्ष शस्त्र है विकास का, और आप देख रहे हैं कि इसकी सब अच्छे रिजल्ट आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर, महिलाओं को जो 1500 देने की बात है, वो सब कुछ आपकी छत्र छाया में हुआ है, आप ही के एक हम कह सकते हैं कि आपका हाथ उसमें पूरी तरह से रहा है। इसमें बीजेपी का कहना है कि जब इलेक्शंस आने थे, आम चुनाव थे, उस टाइम पर भी पर्चा लेकर के कांग्रेस आ गई, और अब जब दूसरी बार ये यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, अब भी प्रचार फॉर्म भरे जा रहे हैं। ये सिर्फ बरगलाने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ पर्चे आएंगे, पर्चे जाएंगे, लेकिन 1500 महिलाओं को नहीं मिलेंगे। इस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा रेलेवेंट प्रश्न है। ये तो मेरे से संबंधित चीज़ है। मैं समझता हूँ कि पर्चे तो इन दिनों भी भरे जाने चाहिए थे, यहाँ तक कि ये तो इलेक्शन कमीशन ने भी क्लियर किया इस बात को कि अगर कोई ऑन गोइंग स्कीम कोई भी हो, और पर्चे तो ऑन गोइंग है, अगर पर्चे भी भरते जाने, ठीक है, उनको बेनिफिट मत दो। हमने पहले डिसाइड कर दिया कि हम 2 महीने का इकट्ठे देंगे। जब हमने 1500 कह दिए तो कांग्रेस जो कहती है वो करती है। इनकी तरह नहीं, देखो आप किसी भी चीज़ को उठा के देखेंगे, कोई भी अगर एक भी गारंटी कोई इनकी पूरी हुई हो, तो मैं आजकल ना भी बना दिया मोदी जी की गारंटी। इनफैक्ट इफ यू आस्क मी फ्रैंकली, दे हैव ट्राइड टू डिस्टर्ब द होल लॉट। आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, आप खुद ही देख लीजिए कि कहाँ होता था। जब हमारी सरकार थी तो सिलेंडर की कीमत क्या थी, 400 कुछ, और आज 1100 कुछ से 1200 भी है। इसी प्रकार से तेल का दाम ले लो, दाल का लो, किसी चीज, और एक आम आदमी घर बनाना चाहता है, ही कैन नॉट मेक, सच कैन नॉट मेक। वाई? बिकॉज चीज़ें इतनी महंगी हैं। तो इतने ये आलम है इनकी प्लानिंग का, तो प्लानिंग है ही नहीं किसी भी लेवल पे, बिकॉज ये सिर्फ तीसरी बार सत्ता में आना चाहते हैं। और चलो सब ठीक ठाक रहा तो जैसे आज की खबर में किसी चैनल से देख रहा था, आई प्रे इट इज़ ट्रू एंड इट इज़ गोइंग टू बी एप्लीकेबल कि ईडी एंड सीबीआई विल बी टेकन ऑफ फ्रॉम द एम्बिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड इट विल वर्क। जो काम इनका है, किसी भी एजेंसी का जो अलग अलग काम है वही करने चाहिए। मुझे तो बड़ा दुख हुआ जब चीफ इलेक्शन कमीशन ने कविता से आरंभ किया, और कविता क्यों, सबने लोग गए हैं, भानु प्रताप सिंह जी बैठे हैं, इज ए वेरी कॉम्पिटेंट लॉयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एंड उन्होंने इतने लोगों को बैठाया कि भाई ये ईवीएम नहीं है, इस पर विश्वास नहीं रह गया हमें। और मैं तो खुद कहता हूँ, मैंने 4 पेज की बात लिखा था और हम 21 थे उस वक्त पूरे, तो दिल्ली तक गया, उससे जवाब ये मिला कि जी ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है, स्टेटस को भी मेंटेन करने की इच्छा नहीं। इनकी इच्छा क्यों होनी, उसके साथ टेम्परिंग पॉसिबल है, ईवीएम के साथ टेम्परिंग 100% पॉसिबल, बिकॉज आई हैव कैरीड आउट एनालिसिस ऑन दिस। तब मैं कह रहा हूँ, वेरियस कंट्रीज से मैंने इनपुट लिए, तब मैं कह रहा हूँ, और जिन्होंने बनाई भी वो भी डीलिंग कर गए
तो इसका मतलब हमारे को अपनी व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। जहाँ तक जो 1500 की बात है, वो जैसे दिए वैसे मिलेंगे। एक दिए गए नॉर्म्स के नीचे पैसे दिए जा रहे हैं, और जिन लोगों को ये लागू होंगे उनको मिलेंगे भी। और अब इसके बाद देखेंगे 5 जून के बाद सब लोगों के अकाउंट में 1500 महिलाओं के जाएंगे। इट इज़ ऑन आवर कार्ड। जी, मोदी जी शिमला में आए, नाहन में, और उसके बाद मंडी में गए। हालांकि दोनों सीटें हम कह सकते हैं कि टाइट कंपटीशन देखने को मिल रहा है। सुरेश कश्यप जी काफ़ी आश्वस्त अब हो गए हैं, जिस तरह से मोदी जी ने उनको बुलाया, उनका हाथ खड़ा किया, उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि मुझे वोट देना है, सुरेश कश्यप को वोट नहीं देना है। तो ऐसे में अब माहौल, ये कह रहे हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और लोग, कि अब माहौल बीजेपी की तरफ बन गया है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सिर्फ कंधे पर हाथ रखने से और ये कहने से कि प्राइम मिनिस्टर को वोट दीजिए, मैं तो कहता हूँ बेसिकली वहीं पे फॉल्ट हो गया। तो प्राइम मिनिस्टर को वोट लोग क्यों देंगे? प्राइम मिनिस्टर थोड़ी आना है यहाँ पर उनका विकास करने। वोट शुड बी गिवन टू द कैंडिडेट, और कैंडिडेट को उसकी कार्यशैली पे, उसके जो जिसका वर्क सॉर्ट ऑफ एथिक्स हो, उसके बेस पे वोट दिया जाता है। मैं तो 2 बार खुद सांसद रहा हूँ, और आप हैरान होंगे, ऑलमोस्ट 750 पंचायतें तीनों जिलों में, मैंने लगभग हर पंचायत को छुआ है। और मैं सच कहता हूँ, महिलाएं तो 2-2 बजे रात तक बैठी वेट करती थी। हमने तो अपने सांसद को देखना, तो मैंने कहा मैं भी वैसे आम तो लोगों की तरह, हाँ मेरा जरूर था, मैंने संकल्प लिया था कि मैं हर एक पंचायत को देखना चाहता हूँ, उनकी समस्याएं क्या है। तो सुरेश कश्यप जी को जितनी बार मर्जी मोदी जी हाथ रखें, ये तो लोगों का हाथ होना चाहिए, वरदहस्त तो लोगों का होना चाहिए। क्यों? जिनके बीच आप नहीं जा सके, जो भी कारण रहा हो, वो कभी भी इस एटलीस्ट समर में तो पार नहीं पा पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। उनका कार्यशैली और उनका जो कार्यकाल थोड़ा निराशापूर्वक रहा है। सर, अब एक ऐसा प्रश्न है जो इस समय पर शायद सबसे बड़ा मुद्दा बन करके सामने आया है। बात हो रही है अग्निवीर की। अग्निवीर को लेकर कांग्रेस भाजपा को खूब जकड़ने की कोशिश कर रही है, और सीधा सबसे बड़ी एक बात ये कह रही है कि जैसे ही हम आएंगे उसी दिन अग्निवीर को, इस योजना को हटा देंगे। भाजपा का कहना है, अमित शाह जी अभी हिमाचल प्रदेश आए हुए थे, उनका कहना है, जब धर्मशाला में मौजूद थे, कि कांग्रेस जनता को भ्रमित कर रही है। अग्निवीर योजना में 25% जो युवा है वो आगे जाते हैं, उसमें से जो बचते हैं उनका 10% का कोटा पुलिस, जहां पर भी भाजपा शासित प्रदेश है वो पुलिस कोटा वहां पर जाता है, और 10% पैरामिलिट्री फोर्सेस, 10 से 20% पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाता है। तो कांग्रेस भ्रमित कर रही है लोगों को। अग्निवीर योजना बढ़िया योजना है। आप आर्मी बैकग्राउंड से रहे हैं, बहुत बड़े रैंक पर आप रहे हैं, आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं कभी भी किसी को न तो लांछित करना चाहता हूँ, ना कभी अनप्लेजेंट भाषा बोलने में विश्वास करता हूँ, परंतु तथ्य देना चाहता हूँ आपको। आई हैव बीन ट्रेनिंग मेजर ऑफ ए सेंटर, जहाँ 6000 रिक्रूटों की ट्रेनिंग किया जाता है और उसको तैयार किया जाता है कि युद्ध समर भूमि योग्य बने। तो कम से कम 7 से 8 साल एक जवान को, हम तो 36 हफ्ते ही सिर्फ ट्रेनिंग दे सकते हैं, और कभी कभी बढ़ भी जाती है, वार टाइम में कम भी हो जाती है। और मैं समझता हूँ कि वो जवान जिसने अपनी जान पे खेल कर गोलियों का सामना करना है, उसका आत्मबल और उसका जो प्रशिक्षण है वो किस स्तर का होना चाहिए। अभी जस्ट फॉर 2 months बैक मैं अपनी जो हमारी प्लेटिनम जुबली थी, जो 75 साल वर्ष पूरे हुए हमारी आर्टोग्रा पलटन की, जिसमें मैंने, मुझे भी सौभाग्य मिला 3 लड़ने का, 62, 65 और 1971 इन राजस्थान लौंगे वाला बैटल। तो उसमें गए थे, तो वहाँ कमांडिंग ऑफिसर साहब ने कहा, सर आप तो बड़े पुराने अफसर हैं, वी आर सो लकी दैट यू हैव कम। मैं कहा, आपने हमारे इस क्षेत्र से आए हुए 3-4 लोगों से ज़रूर इंटरव्यू कराना चाहते हैं और उनसे बातचीत करो। वो लोग जो कि लगभग 4 वर्ष के बाद जो छट के आए घर, तो मैंने लगभग उनसे बात की, और मुझे उनका जो मनोबल है, जो जिसे हम मोराल कहते हैं, वो मनोबल इतना मतलब कम लगा, सच मुझे किसी आम जो बच्चे का उस एज में नहीं, 24-25 साल की उम्र में बच्चों को ये आशाएं होती है, भैया घर पहुंच गए तो आपको रिटायर्ड बोला जाता है, और आप रिटायर होकर किस इंश्योरेंस से आप आए हैं,
किस भावना से आप आए। मैं रिटायर हुआ 35 साल के बाद, तो मुझे अच्छी तरह से पेंशन मिलती थी, तो मेरे को किसी को चिंता नहीं थी। उनके चेहरों पे एक चिंता लगती थी कि ना जाने मिलेगी कि नहीं। ठीक है, उन्होंने अप्लाई तो किया हुआ, वो जैसे आप बता रहे हैं। अब जैसे 14% हमारे को मिला, हमारे आते हैं एक्स सर्विसमैन, तो जो हमीरपुर का सेल वो देखेगा, उनको भी देखेंगे, परंतु वो कोई लॉजिक नहीं है कि किसी पलटन में आप सिर्फ इसलिए अग्निवीर योजना लाए कि भाई हमारे पास इसके हमारा धन बचेगा। मैंने फाइनेंस से पता किया, केंद्र फाइनेंस कहता है कि सर इससे हमारा धन बचेगा और ज़्यादा हम एनरोलमेंट कर पाएंगे और थोड़े कम समय में, कि जो लोग जैसे आपने देखा वो 25 और 75% की बात है, 25 को रखेंगे और 75 को बाहर भेजेंगे। तो ये एक इतनी, मतलब मैं कहता हूँ, मनोबल को तोड़ने वाली योजना है। और रेजिमेंट के अपने इतिहास होते हैं, हर रेजिमेंट जानती भी, मैं अगर लांस नायक बना, नायक बना, हवलदार बना, नायब सूबेदार बना, सूबेदार मेजर हुआ पलटन का, या ऑनरी कैप्टन आऊँगा, तो कितना फ़र्क पड़ता है। तब उस पलटन को याद करते हैं लोग, जैसे मैं कर रहा हूँ कि 8 डोग्राम हम गए, चाइना के हम लोगों को भेजा गया, वी वर थ्रोन इनटू बैटल। 6 महीने ट्रेनिंग कम करती हमारी, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी थी। फिर 65 लड़ाई लड़ी हमने हुसैनी वाला में, फिर 71 की लोंगे वाला में, और हमें हर एक इतिहास याद है। तो वो चीज़ें कैसे बच्चे करेंगे जब 4 साल बाद या उनको आप घर में भेज दोगे, तो वो किसी काम के लिए इतने सक्षम हों, ऐसा मुझे नहीं लगता है। बिकॉज सिर्फ तो उनको, इनके मन में कोई और भावना होगी कि इनको कहीं और लगाएंगे। ऐसे सिर्फ कह देना कि इनको पुलिस में भर्ती मिलेगी, इसको, आप हैरान होंगे। यहाँ पे कंपटीशन होता है, जब पुलिस में भी जाना है, देयर इज अ ह्यूज कंपटीशन, उसमें आए ना आए, तो इनको किसी प्रकार की श्योरिटी नहीं है, कोई इनको की गारंटी नहीं कि इनके जीवन में अच्छा होगा। यहाँ तक कि बेचारों को कोई इनके विवाह के लिए कोई कन्या भी देगा कि नहीं, ऐसा भी मुझे डाउट होता है। तो कहने का मतलब है कि अग्निवीर योजना की ज़रूरत क्या पड़ी, जब इतनी अच्छी रेजिमेंट्स और इतने अच्छे इतिहास हमारे हैं। तो सेना के बीच में एक किस्म से वाई डिस्टर्ब दिस एट ऑल, ये मेरे सामने अभी तक भी नहीं आया। मैंने बड़े बड़े सीनियर कमांडर से बात की, हमारे साथ के बड़े कई आर्मी कमांडर भी, वो सब कहते हैं कि इट इज़ एब्सोल्युटली बेकार, ऐसा कोई गलती नहीं करना चाहिए। तो ठीक कहा है। हमारे अगर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहा कि पहले ही दिन इसको कैंसिल करेंगे, इट शुड बी डीलिंग, एंड हमें नॉर्मल भर्तियाँ करनी चाहिए जैसे नॉर्मल भर्ती होती है। जी, अग्निवीर से सर सेना की स्ट्रेंथ पर क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, अग्निवीर जो है, पहली चीज़ आपके अंदर कंटिन्यूटी नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा, अब मैं 35 साल के बाद आया और 8 रेजिमेंट के पैनल पर रहा, चाहे मैं कभी आर्मी हेडक्वार्टर हो गया, कभी किसी विदेश की भी गया, कभी किसी और जगह भी असाइनमेंट की, वो बात अलग है। मतलब मेरा उसके साथ इतिहास जुड़ा हुआ है। अब देखो, मैं अभी इतने बाद 25 साल मुझे बाहर भी आए हो गए, परंतु फिर भी मैं उनके प्लेटिनम जुबली में गया। कितने जो हमारे साथ के लड़के कितने खुश हुए। तो वो लगाव होता है, नंबर 1 लगाव टूटेगा, क्योंकि पता नहीं भी कब किसी जब रेजिमेंट ही नहीं बटेगी तो लगाव किसके साथ होगा। अब जब मैंने जैसे बताया, डोगरा का अपना इतिहास है, डोगरा एरिया का अपना इतिहास है। ऐसी रेजिमेंट, चाहे वो मराठा है, चाहे वो कोई भी है, सबका अपना इतिहास होता है। इसलिए ये अग्निवीर जो योजना है, ये सोची गई थी प्योरली ऑन द फाइनेंशियल एंगल कि चलो इससे पैसे कम होंगे और हमारे पास इतनी मतलब पावर रहेगी कि हमारे पास फिर भी 4 से वादी रहेंगे। मान लो नेशनल इमरजेंसी उसे उसको फिर वो ला लेंगे, वो दूसरी बात है। परंतु इसके पीछे कोई सटीक रीज़न नहीं है कि क्यों आप अग्निवीर जैसी योजना को। और वो आपने देखा होगा, अभी भी हमारे आए हुए हैं जो इसके चेयरपर्सन है शिमला में, तरुण चौधरी, वो इसी के लिए आए हुए और आज ले भी ली होगी उन्होंने, मेरा ख्याल प्रेस कॉन्फ्रेंस। आई कुड नॉट, बिकॉज वी वर कमिटेड इन नाहन। तो वो चाह रहे थे भी आप भी आ जाते, तो मैं मैं आऊँगा जब बीच में हो। तो अच्छा हुआ जो आज आपसे बात होगी, मैं क्लियर करना चाहता हूँ, अग्निवीर योजना का कोई भी लाभ नहीं है। अगर एक भी लाभ होता तो मैं तो एज ए ट्रेनिंग मेजर रहा हूँ, एज ए कमांडिंग ऑफिसर रहा हूँ, एज ए सीनियर कोऑर्डिनेटर रहा हूँ, एज ए स्टाफ ऑफिसर रहा हूँ। मेरा अपना मानना है कि हम अग्निवीर जैसी योजना को कभी भी इस सेना के बीच में लाने का ना सोचें। ये इट इज़ नॉट एट ऑल गुड, ना ये मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, ना ये कंट्री की सुरक्षा के साथ, और ना ही उनके जीवन जो उनके लिए करियर भी कुछ होता है। आफ्टर ऑल, इफ़ यू आर नॉट हैविंग एनी होप द डे यू कम आउट और टू गो आउट ऑफ आर्मी, तो तब वो क्या फ़ायदा उस तरह का। हम लोग कितने प्रसन्न हुए जब भी आए
और कि भाई 35 साल की सर्विस के बाद आए, हमारे को अच्छी तरह से पेंशन मिलती है, वो तो ये दूसरा तो हम बोनस लेते हैं, मेन थिंग इज पेंशन। पेंशन जो होती है वो इनको बिना पेंशन गया है। इसके अंदर और दूसरी बात में, एक लड़का शहीद हुआ उन्हीं गाँव के आसपास का J&K में, उसको कोई बेनिफिट नहीं थे जो एक शहीद को दिए जाते। शहीद का दर्जा नहीं है, इनको कोई CSD या जिसकी कैंटीन फैसिलिटी तो वो भी नहीं है। तो चलो वो तो आप धीरे धीरे इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं, परंतु फिलहाल इसके बारे में बड़ी निराशा है। और लड़कियों ने लिख के भी दिया मेरे पास, एक नहीं 10 ने, कि सर हमारी रेगुलर भर्ती कराओ। तो मैं कहा जब कोई भी हमारी सरकार आई तो करेंगे। इसलिए ये बहुत अच्छा फैसला है कांग्रेस का कि इट शुड बी डीलिंक्ड एंड द नॉर्मल भर्ती शुड स्टार्ट। सर कुछ 2-3 मुद्दे और ऐसे हैं जो, क्योंकि ये चुनाव देश में सरकार बनाने का चुनाव है, तो देश के जो मुद्दे हैं वो उफन करके सामने आ रहे हैं। इसमें अमित शाह जी हिमाचल में कह के गए हैं कि POK हमारा है और ये हर हाल में हम लेकर के रहेंगे। कांग्रेस कहती है कि पाकिस्तान के पास ये बॉम्ब है, फलाना बॉम्ब है, ढिमकाना बॉम्ब है, वो हमें कायर समझती है। इस तरह की चीज़ें हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जानता हूँ ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बहुत बार, क्योंकि तो मैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो हमारी फॉरेन अफेयर कमेटी उसमें भी रहा हूँ। डॉक्टर करण सिंह जी हमारे चेयरपर्सन थे, और वो भी ऐसे महान नेता जिनके पिताजी को सारा J&K जिनको बिलोंग करता था, महाराज हरि सिंह जी उनके पुत्र हैं, एंड वेरी कैपेबल मैन। तो ये बहुत बार आता रहा है। पाकिस्तान की जो डेलीगेशन वो भी है, तो उन बड़े अच्छी तरह से डिबेटेबल पॉइंट रहा है। देखिए, जहाँ तक POK का ताल्लुक है, मैं जानता हूँ कि वो भारत का ही हिस्सा है, नो डाउट। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, द वेरी नेम सजेस्ट कि इट हैज बीन ऑक्युपाइड बाय देम। और ये मेरे अपने विचार में तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि वो अपने आप ही ना लेके बेचारे प्रार्थना पत्र कि भाई हम आपकी तरफ ही बैठ जाएं, आराम से भी हो सकता है। ये टेबल पे बैठकर ही मुद्दा साफ होगा। आपने देखा होगा 1971 में when इंदिरा गांधी जी इसको gave a very fiery speech, I was 9 feet down in the bunker because war was on, shelling was going on, 3rd December 1971। उन्होंने कहा, मैं प्यारे बहादुर जवानों, कुछ भी आपको जो चाहिए मैं दूंगी। फील्ड मार्शल मनकशा जुबादे मैंने कहा, चीफ को मैं जो भी वो मांगे देंगे, चाहे हम भूखे क्यों ना रह जाएं, परंतु इंडियन आर्मी को किसकी कमी नहीं होगी। तो एक बहुत बड़ी मोराल लोगों का ऊंचा हुआ। और नो डाउट वही चीज़ हमारी आज भी है। हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जब 93,000 सैनिक भी हमने, जब AK नियाजी को जनरल हमारे जब दिया गया था, सॉर्ट ऑफ आत्मसमर्पण उन्होंने दिया, तो वो भी दिन था। और 93,000 सैनिकों को हम लेकर जो भी मर्जी बनवा लेते, परंतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और शांति के हम रहे हैं जो तक यार नॉन अलाइन मूवमेंट पे हम सबसे ज़्यादा आगे रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम इनके वापस छोड़ेंगे। और जो ऐसे मुद्दे जो POK का ऐसे मुद्दा ही है, आफ्टर ऑल ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, ये भी सुलझेगा और ये अक्रॉस द टेबल ही सुलझेगा। सिर्फ अमित शाह जी के कहने से POK को ले जाना या 2-4 धमके दे देना भी, चलो जी वार सीरिया पैदा करो ताकि हम फिर कुर्सी पे बैठ जाएं, ये भ्रामक प्रचार है जो नहीं करना चाहिए। देश भावना के साथ खेलने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं तो ये समझता हूँ कि ऐसी स्टेटमेंट कभी देनी भी नहीं चाहिए, क्यों आफ्टर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है। आजकल हम किसी को ऐसे डरा नहीं सकते कि भैया अरे तुम ये ठीक है कि हमारी बहादुर सेना है एंड वी आर प्राउड ऑफ इट, परंतु जो ऐसे मुद्दे हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि 93,000 सैनिकों भी तो हम रख सकते थे एज हॉस्टेजेस, और उसके बाद बोलते भी जब तक ये नहीं दोगे तब तो इनको छोड़ेंगे नहीं। परंतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ऐसा नहीं चाहता। क्यों? हम नॉन अलाइन मूवमेंट के अग्रणी हैं, और हम अग्रणी होकर ही ऐसा काम करेंगे तो इट इज़ नॉट सपोज टू बी गुड। हाँ, अक्रॉस द टेबल बात की जा सकती है, और मुझे पूर्ण आशा है कि एक दिन ये स्वयं ही यहाँ का जब देखेंगे कि उनका कोई ज़्यादा विकास नहीं होता, ना ही उनको कोई पूछता, बिकॉज बॉर्डर एरिया फॉर देम। हमारे देखेंगे लोग इतने अच्छे हैं, वो खुद भी ये चीज़, और एक दिन देखेंगे खुद सुलझ, मतलब ये होने वाली चीज़ें ये अपने समय अवश्य होंगी। वाई नॉट, एक दिन POK भी इधर आएगा और ये जो समस्याएं ये धीरे धीरे समाप्त होंगी, होनी भी चाहिए। वाई नॉट। सर, अब नेशनल मुद्दों से हटकर थोड़ा सा लोकेलिटी पर फिर से आ जाते हैं। Yes. पिछली बारी की यदि हम बात करें तो 3 लाख से ज़्यादा के मार्जिन से कांग्रेस को यहाँ से हार मिली थी, और मोदी लहर प्रचंड रूप से कायम थी पूरे देश पर। तो इस बार कैसे विनोद सुल्तानपुरी जी उस 3-3.5 लाख के गैप को ओवरकम कर पाएंगे या जीत हासिल कर पाएंगे? क्या स्ट्रेटेजी कांग्रेस लेकर चली है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और संवेदनशील भी है। मैं जानता हूँ कि इतनी पॉपुलैरिटी
सुरेश कश्यप जी की नहीं थी कि वो इस सीट को 3,27,000 से जीत पाए, या 4.5 लाख से कांग्रेस कांगड़ा की सीट जीत पाए, या बीच में रामलाल ठाकुर जी थे वो थे। ये सब लोगों की एक बहुत बड़ा दिमाग में जो सबके रहा, ये मोदी लहर इत्यादि कुछ भी नहीं थी, कोई लहर नहीं थी। इट वॉज क्लियर टेम्परिंग विद द ईवीएम। और मैं तो अब मैं मेरे बोलने से तो बिना उसके साक्ष्य के तो सब बोलेंगे जी शायद कंसा भी स्टेटमेंट ऐसे ही दे रहे होंगे। तो मेरा अपना मानना है कि जहाँ जहाँ भी जब भी ये चीज़ें हुई, मैंने बड़े सीनियर लीडर से बात की, इसमें मैं किस के नाम लूँ आपको, जय सिंह जी हैं, जय पवन बंसल हैं, दोज हु न्यू अबाउट इट, कि भाई हम कैसे हारे। पवन बंसल ने मुझे बताया कि कंसा दिस इज द वे, सेक्टोरल बेसिस पे वो करते हैं, वेयर दे वांट इट शुड बी डन दे विल डू इट, जो ही नहीं करना चाहते वहाँ। क्योंकि ये 2 महीने पहले भी जो कुछ एजुकेट कर देते हैं, जो कुछ आप इसको सब इनपुट दे देते हैं, यू कैन ऑलवेज टेम्पर इट। और इसीलिए मैंने खुद 4 पेज का इस पर लिखा था। जो मतलब आपका कहना है कि पिछली बार ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई, इसलिए सर्टनली डेफिनेटली ही वाज नॉट दैट पॉपुलर, और इतनी बड़ी लहर कोई भी नहीं थी कि भाई वो 3,27,000 से जीत जाए तो अभी आपके सामने आ जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि अगर ईवीएम से अभी भी छेड़ होती है किसी भी रूप में, वो अभी भी मेंटेन कर सकते हैं। परंतु मेरे को ऐसा लगा है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें आई हैं, वीवीपैट के साथ मिलान करना, बहुत सी चीज़ें आई है, और बहुत डर है कि अगर ऐसा होगा तो कहीं दोबारा पूरा चुनाव ही कैंसिल ना हो जाए। आपने देखा बहुत सी जगहों में उन लोगों ने दे इवन टोर ऑफ देयर आधार कार्ड, उन्होंने दे डिडंट अलाउ पीपल टू कम टू द वोटिंग। ये बहुत से मैं तो खुद देखे अब उसको लोग बोले भी ये डॉक्टर है, इट्स नॉट डॉक्टर, दिस रियली हैपेंड, आई चेक्ड अप ऑन दिस, कि उन्होंने लोगों को करने नहीं दिया ताकि भाई हम कैसे न कैसे जीतें। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सत्ता की भूख में क्या नहीं कर सकते। और ये दुनिया के जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं ऑलमोस्ट सभी ने डीलिंग कर दिया अपने आप को, दे आर नॉट हैविंग दिस ऑन देयर रोल, द ईवीएम्स हैव बीन डीलिंग, दे हैव गॉन टू द बैलेट पेपर। जब इतनी बार लिखा, मैं तो खुद स्टाफ ऑफिसर हूँ, मैंने ड्राफ्ट किया है चिट्ठी, राजा साहब द फर्स्ट वन टू इज रियली अप्रिशिएटेड, वेरी गुड ड्राफ्ट। एंड नाउ जब इन्होंने मानना कहाँ, उन्होंने कहा नहीं द स्टेटस को, बिकॉज गवर्नमेंट इज हैप्पी विद द प्रेजेंट सिस्टम। ये तो जॉब हमारे पास लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से, और आपने खुद देखा कि इस बार हमारे जो लक्ष्मण कृष्ण ऑफ इंडिया, ही स्टार्टेड विद ए कपलेट। भाई वो कविताओं की बात नहीं है, ये लोगों के उसका सवाल है। ये इन्होंने सब चीज़ों को मजाक बना रखा है। और जो आज की अगर ये खबर सत्य है तो आप देखेंगे कि इनके सपने इस बार पूरे नहीं होंगे। दे आर क्वाइट ऑन द डिफेंसिव नाउ। और मेरा अपना मानना है कि ये जो फिगर थे उस वक्त के, एक बिल्कुल सच फिगर थे ही नहीं। एक्चुअल फिगर अगर नहीं ईवीएम को करते तो आपके सामने आ जाएंगे। मतलब आपको जनता से डर नहीं है, जो भाजपा टैक्टिक्स लगा रही है उससे डर। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिकॉज आई डोंट बिलीव दीज पीपल, दे आर, उनकी जो स्टेटमेंट्स होती है, दे आर नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन एट ऑल। और कहीं भी आप देख सकते, अब ये सब छोटी बात यही देख लीजिए, हाउ दे लेड और 6 पीपल, जो चंगे वेरी केपेबल leaders they were good leaders, ऐसी बात नहीं कि I have personal relation with each one of them, but उनको भी भ्रमित कर दिया, because they were given total allurement, and this was a clear case of deceit at the national at a अंतरात्मा के लेवल। अंतरात्मा को बेचना कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन इन्होंने ऐसा काम किए हैं और ये काम कर रहे हैं ऑल अक्रॉस द कंट्री। नहीं करना चाहिए। मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूँ कि इन चीज़ों की बजाय अच्छे काम करो, ताकि ठीक तरीके से, जैसे अखाड़े में आप 2 मल्ल युद्ध लिखते हैं, एक कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल तो और होते हैं। अब शाम के बाद अभी अगर हमारे वक्त में जिनेवा कन्वेंशन, अगर पाकिस्तान का भी कुछ सोल्जर जख्मी होता तो हम उठाते थे, उसको पहले ट्रीट करते थे। तो ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, सिद्धांतों को फॉलो करना चाहिए। जब ये इस साल से ये युद्ध है यार, ये बड़ा भारी लोकतंत्र का युद्ध है, इसमें भी हमारे को अपने प्रिंसिपल्स को कभी भी मैं समझता हूँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सर, अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा। सोलन एक तरह से आपने संभाला हुआ है, कसौली में पहले ही विनोद सुल्तानपुरी जी है, तो कसौली और सोलन तो हम मान करके चलते हैं कि कांग्रेस ठीक ठाक है यहाँ पर, लेकिन शिमला और सिरमौर का क्या? शिमला सिरमौर भी जो मैं देख के आया हूँ, जहाँ का जोश देखा, और शिमला का तो मैं पहले ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ
शिमला के लोग बहुत ही लोकतंत्र की रक्षा करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे वोटर हैं वहाँ के। मैंने 10 साल देखा है। आई रियली मिस देम। दे आर टोटल कांग्रेस ओरिएंटेड पीपल। उनकी भी अच्छी लीड होगी और आपके हमारे इंक्लूडिंग पछात, सिरमौर के सब क्षेत्रों से लीड आपको आएगी और कसौली और सोलन तो अपने आप आएगी। तो मेरे अपने मान में ये ऐतिहासिक जीत दर्ज करके ये सीट निकलने वाली है, ऐसा मेरा गणित बताता है एज ऑन टुडे। बाकी वो नो वन कैन से एनीथिंग भाई कहीं ईवीएम का फिर कोई झटका दे तो देन आई कांट से, बट अदरवाइज दिस सीट शुड बी क्लियर विद ए गुड हिस्टोरिक मार्जिन, ऐसा मेरा मानना। ठीक है सर, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि यदि मोदी जी आने हैं तो फिर विनोद सुल्तानपुरी जी को जितवा कर क्या फायदा। देखिए, खैर प्राइम मिनिस्टर इज ए वेरी वेरी रिस्पेक्टेड लॉर्ड, ही कमांड द होल नेशन, हम उनका बहुत सत्कार करते हैं। परंतु उन्हें कुछ आजकल मेरे को लगता है थोड़ी सी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो मुझे ऐसी देते हैं कि जिसमें तर्क कम होता है और थोड़ी बौखलाहट सी नज़र आ रही है। ऐसा भी नज़र आ रहा है मुझे कि उन्हें कहीं से आभास हो गया है कि शायद मेरे कहीं विदाई का समय तो नज़दीक नहीं आ गया, ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ मोदी जी इज़ नॉट व्हाट ही यूज्ड टू बी। और कहीं ना कहीं जैसे ये मैं बता रहा हूँ आज कि CBI एंड ED हैज़ बीन टेकन ऑफ फ्रॉम हिम, इसका भी बड़ा असर उनके अपने मनोबल पे पड़ेगा। और आप देखेंगे कि जो जिस प्रकार से वो चाहते थे, क्योंकि ये चीज़ देखी गई है आफ्टर ऑल, हेमंत सोरेन को और केजरीवाल जी जैसे को जो चीफ मिनिस्टर्स को भी आप बिना मतलब उसके अंदर कर सकते हैं विद आफ्टर ऑल सुप्रीम कोर्ट सेज कि फाइल विल कम टू मी, आई विल डिसाइड, इफ हमारे जजेस विल डिसाइड, सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड वेदर इट इज ए केस फॉर अरेस्ट और नॉट। ये कितनी बड़ी बात है। और मेरे को लगता है ये जो मैंने सुना है ये सत्य हो। अगर ऐसा होगा तो लोकतंत्र की रक्षा होगी, संविधान की रक्षा होगी। आज केवल जीतने का नहीं कि एक सीट जीतेगी, दूसरी जीतेगी, विनोद सुल्तानपुरी खड़ा होगा, या हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का बड़ा भारी सम्मान है, हम भी सम्मान करते हैं, इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बट सबसे बड़ी चीज़ है संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा और हमारी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है उनकी रक्षा, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उन मूल्यों के आधार पर हमारे लोगों ने, जिन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी है, जिन्होंने देश को आज़ाद किया है, शायद सचमुच इसमें भारतीय जनता पार्टी का इतना भूमिका नहीं है। बिकॉज जब भी मैं अंडमान निकोबार जाता था, मैं तो 3-4 बार एज ए डिफेंस कमेटी मेंबर गया, आई नेवर फाउंड एनी ऑफ देयर टॉप वर्कर एनीबॉडी देयर ऑन द ऑनर रोल। परंतु हमारे जिन लोगों ने इसके लिए बलिदान दिए है वो ज़्यादा, ठीक है, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी थे, परंतु इन लोगों के कोई नहीं थे। बिकॉज इनमें तो बहुत से लोग सचमुच में शायद आज़ादी चाहते भी थे कि नहीं, दैट इज आल्सो डाउट। आई मीन आई डोंट नो, दैट्स हाउ द पीपल से कि दे RSS वर इन कोलैबोरेशन विद द ब्रिटिश एम्पायर, क्योंकि उस वक्त के राज आप जानते राजाओं के राज थे। तो ये लोग अपनी एक छोटी सी उनको अच्छी सी कोई उपाधि दे दे तो दे आर हैप्पी इन दैट, दे आर लीस्ट बॉदर्ड कि आम जनता को क्या हो। And I am very clear on this, and since I have studied this in detail, तब मैं इस बात को बोल रहा हूँ। और हमारे लोगों को हम सैल्यूट करते हैं, उन लोगों जिन्होंने आज़ादी जीती है तो उसकी रक्षा कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमारी लोकतंत्र मजबूत हो और दुनिया में इसका नाम अच्छे संविधान के रूप में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने ड्राफ्ट आउट किया है। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे सर आप? मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि आज न केवल सिर्फ एक सीट जीतने की बात नहीं है, बल्कि आज संविधान की रक्षा का सवाल है, आज लोकतंत्र की रक्षा का सवाल है, हमारी लोकतांत्रिक वैल्यूज़ और मूल्यों को सुरक्षित रखने का सवाल है, ताकि हमारा देश सचमुच में एक गौरवशाली देश हो। इसकी जो जिस प्रकार के ऋषि मनीषी और देवी देवताओं का हमारा खासकर हिमाचल है, इसकी पूर्ण रूप से हम रक्षा करते हुए एक अच्छे संविधान और अच्छी लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाते हुए जीत दर्ज करें। और मुझे पूर्ण आशा है ऐसा होगा। आप देखेंगे हमारी कांग्रेस की सरकार ही विजयी होगी, ऑल अक्रॉस इंडिया गठबंधन। तो इसलिए मेरी लोगों से अपील है कि जो आखिरी दिन हैं इनमें इकट्ठे हों और अपनी सॉर्ट ऑफ इस आज़ादी की हिफाजत के लिए 1 तारीख को सब लोग मतदान में आएँ और अच्छी तरह से अपने लोगों को लाएं। कोई आदमी रहना नहीं चाहिए। बस मेरी सबसे यही अपील है, विद देयर कोऑपरेशन
we shall win this seat with a historic margin. ऐसा मेरा बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। Thank you so much. You always conduct so well. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मंत्री और डॉक्टर कर्नल धनराम शांडिल जी, जिनसे हमने बातचीत की और जाना कि अल्टीमेटली किस तरह का रिस्पांस जनता का मिल रहा है शिमला संसदीय सीट की अगर हम बात करें, और क्या स्ट्रेटजीज लेकर के कांग्रेस इस समय पर चली हुई है। इस खास बातचीत पर हमारा साथ दिया सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी, विजय जी ने और साथ ही में अमित जी ने। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी फॉर नेक्स्ट रिपोर्टिंग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।